सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का आज मैंने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कुल 2,05,017 करोड़ रुपए का बजट आज पेश किया है। रिसीप्ट्स की अगर बात करें तो टैक्स प्राप्तियां कुल 1,07,691 करोड़ रुपए अनुमानित हैं। गैर टैक्स प्राप्तियां कुल 20,125 करोड़ अनुमानित हैं। शेष कैपिटल प्राप्तियां हैं। मैंने सामाजिक सेवाओं सोशल सर्विस के लिए बजट के 32.84% का प्रावधान किया है। जनरल सेवाओं में 15.37%, आर्थिक सेवाओं में 21.53% बजट रखा है। बजट का शेष 30.26% हिस्सा पुराने ऋण के मूलधन व ब्याज की अदायगी पर खर्च होगा। राजस्व घाटा रेवेन्यू डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 1.53% अनुमानित है। राजकोषीय घाटा फिक्स्ड डेफिसिट राज्य की जीडीपी का 2.67% अनुमानित है, जो कि केंद्रीय वित्त की निर्धारित सीमा 3% से काफ़ी कम है। राज्य की कुल डेबिट ऋण देनदारी 3,52,819 करोड़ संभावित है, जो कि राज्य की जीडीपी का 26.18% है, जो कि केंद्रीय वित्त आयोग की सीमा 32.5% से काफ़ी कम है। हमारा जो राजकोषीय घाटा तथा कुल डेबिट FRBM एक्ट के प्रावधानों से काफ़ी नीचे है। आज जो 2025-26 का बजट हरियाणा के जो लोगों के सुझावों के अनुरूप, जो उनके सुझाव बहुमूल्य सुझाव हमारे पास आए हैं, जैसा हमने स्वयं जाकर के उनसे डायरेक्ट सुझाव आमंत्रित किए हैं या उन्होंने पोर्टल के ऊपर दिए हैं, हमने पूरा प्रयास किया है कि उनकी भावनाओं को इसमें हर व्यक्ति की बात को समाहित करने का पूरा प्रयास इस बजट के अंदर हुआ है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। राज्यपाल के भाषण में पूरे बजट के अंदर जिस तरीके से आपने लंबे समय तक बजट पूरी स्पीच भी दी है, अभी भी आपने बात की है, आप लगातार आंकड़े भी बता रहे थे, लेकिन इस पूरी टॉपिक को ना पढ़ते हुए आपकी बजट स्पीच को भी जिस कॉमन मैन ने नहीं सुना है, आपके मन के हिसाब से कौन से ऐसे बिंदु हैं जिन्हें आप बहुत कम शब्दों में ये बता सके कि आमजन जो है समझ सके कि इस बजट में क्या उनको मिला है और किस तरीके से? देखिए, वैसे तो ये बजट हर नागरिक, हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने का ये काम करेगा, परंतु जो मेरे मन को भी, जो इस बजट को अगर हम देखें, हमने शिक्षा के ऊपर बड़ा जोर दिया है और हमने ये भी कहा है कि महीने में अधिकारी जो फर्स्ट क्लास अधिकारी हैं 2-3 घंटे वो स्कूल के अंदर लगाएंगे, बच्चों से बात करेंगे, क्लास भी लेंगे। हर विभाग का अधिकारी एक बड़ा परिवर्तन, क्योंकि बच्चों को प्रेरणा भी मिलेगी। अधिकारी वहाँ जाएगा, उनसे बातचीत करेगा, बच्चा अधिकारी से बात करेगा। हर अधिकारी हमारा प्रदेश का स्कूलों के अंदर महीने में एक दिन
2 से 3 घंटे उसकी पूरी रचना योजना बनेगी, बना करके वो स्कूलों में जाएगा और जिससे कि बच्चों को उसका लाभ मिले। दूसरा, हमने जो स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर एक नज़र में हम देखें, हर जिला स्तर के ऊपर हमने हॉस्पिटल में हर वो सुविधा वहाँ उपलब्ध होगी जो आज नागरिकों की आवश्यकता है। हमने वहाँ पर, आपने देखा है, उसके बजट को भी बढ़ाया है और बजट के साथ साथ हमने वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देने की बात अपने बजट में कही है। अगर तीसरा मैं इसके अंदर एक नज़र के अंदर देखूं कि हमारे जो इंडस्ट्री एमएसएमई या जो कोई उद्योग था, जिन्होंने उद्योग लगा रखे थे, उनको सरकार की योजना का लाभ नहीं मिलता था, क्योंकि हम देखते थे कई बार किसी फैक्ट्री के अंदर कोई घटनाक्रम हो जाता था तो जब उसको लाभ देने की बात होती थी तो पता चलता था कि ये तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो हमने ऐसी सब उसके लिए एक पोर्टल की व्यवस्था की, इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और वो उसको जिस प्रकार से हमने आदरणीय मनोहर लाल जी ने अनऑथराइज कॉलोनियों को ऑथराइज करने का एक अभियान चलाया था, अब हम इन अनऑथराइज एमएसएमई और इंडस्ट्री के लोगों को ऑथराइज करने का ये अभियान चलेगा। इसका बड़ा लाभ उनको मिलेगा और मुझे ये भी खुशी है कि हमने इसके साथ जो हरियाणा प्रदेश के अंदर 50% की आबादी महिलाओं की है, उसके लिए जो हमारे विपक्षी दल भी बड़े प्रखरता से इस बात को उन्होंने महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उठाया है, कहीं तो क्वेश्चन भी लगे। हमने कहा कि हम इसका प्रावधान कर रहे हैं। अभी हमने इसकी विंडो खोली, इसके बजट का प्रावधान किया है 5,000 करोड़ रुपए का और उसकी सारी रचना योजना अब बनेगी। इसको रचना योजना बना करके कैबिनेट के अंदर ला करके इसकी पूरी एक प्रक्रिया बना करके हमारी सरकार की सोच है कि हमने जो कहा है यही तो मोदी की गारंटी है। मोदी की गारंटी यही है, कांग्रेस की गारंटी में कुछ नहीं है, खाली है। नहीं, देखिए इसी साल हमारा जल्दी से जल्दी है इसको, परंतु फिर भी क्योंकि रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसका वेरीफाई भी होगा, उसका एक क्राइटेरिया भी बनेगा। क्राइटेरिया के अंदर हम चाहते हैं कि गरीब व्यक्ति तक डायरेक्ट उसके पास, महिला के पास पैसा पहुंचे। ये व्यवस्था हमने खड़ी करनी है और उसको लेकर के हमने आज बजट का प्रावधान किया है। इसका बड़ा लाभ हमारे प्रदेश की गरीब बहनों को वो मिलेगा। नहीं, अभी मैं शुरू से मैं क्या बात बोलता था, गारंटी है। हमने ये कहा था कि इस बजट के अंदर हम प्रावधान कर रहे हैं, हमने प्रावधान कर दिया, हमने विंडो खोल दी, 5,000 करोड़ रुपए उसके लिए रिजर्व कर दिया है। ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी और बढ़ाने की तो उसको बढ़ाएंगे। हाँ, वो अधिकारियों को बोल दिया है, इसका सारी प्रक्रिया चालू हो जाएगी, गति से चालू होगी जब ये सारा प्रावधान। ऐसा है, नहीं ये खोल दिया, अब देंगे हम, इसी वर्ष में देंगे, इसी वर्ष से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी कैबिनेट के अंदर ये बात आएगी। कैबिनेट के अंदर इसके क्या क्या बिंदु अधिकारी बना करके कैसे कैसे इसको हमने करना है वो करके लेकर के आएंगे, उसका रजिस्ट्रेशन चालू होगा। चलो कोई बात नहीं, हो तो पता नहीं कब से शुरू हो जाए। एक मिनट एक करके बोलेंगे तो मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। मैं आपका क्वेश्चन भी लूँगा फिर, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने महिलाओं की 50% आबादी की बात की है। लगातार हमारी ये डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की सरकार महिलाओं को लगातार सशक्त करने का काम कर रही है, हर क्षेत्र में कर रही है, आप देख भी रहे हैं।
उनको किसी प्रकार की सुविधा न हो, उसको लेकर के भी हमारी सरकार तत्परता से काम कर रही है। हमने महिला चौपालों के लिए, जो हमारे पास महिलाओं की मांग आई कि आप चौपाल तो गांव में बना देते हैं, परंतु हमारे लिए कहीं चौपाल बैठने का स्थान नहीं है, हमने ये निर्णय किया है कि प्रथम चरण में हरियाणा प्रदेश के 754 गाँवों में वो हमने चिन्हित किया है कि वहाँ पर महिला चौपाल पूरे हरियाणा प्रदेश में बनेगी, परंतु प्रथम चरण में 754 गाँवों को हमने चिन्हित करके उनमें महिला चौपाल बनाने का निर्णय किया है। और मुझे ये भी बताते हुए कि लड़कियों के लिए किशोरी योजना जिसकी चर्चा की है, सभी 22 जिलों में लागू की जाएगी। और हरियाणा को भविष्य सक्षम युवाओं के लिए बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, ये इतना बड़ा विषय है कि आज से 20 वर्ष के बाद क्या होना है, क्योंकि पब्लिक लोग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा गति में बढ़ रही है। हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, हमारी ये सोच है कि आने वाले 20 वर्षों में अगर इतनी आबादी होती है तो लोगों को असुविधा ना हो, इसके ऊपर विचार करेंगे। सुझाव भी देगी सरकार को कि यहाँ पर ये आप करिए, यहाँ पर ये करिए, यहाँ पर ये दिक्कत है, ये कमी है, इसको पूरा करिए। इसके नाम से एक विभाग हम बनाएंगे, ये भी निर्णय हमने किया है। हरियाणा एआई मिशन की स्थापना करेंगे। आजकल क्योंकि मीडिया, सोशल मीडिया का जो ज़माना है, इसके अंदर हरियाणा एआई मिशन की हम स्थापना करेंगे। और हरियाणा के कर्मचारियों को यूपीएस का लाभ दिया जाएगा, जिसकी पेंशन का, जिसकी मैंने बात कही है। और खेल नर्सरियों की संख्या 2000 की जाएगी, जो पहले 1500 वो थी। इस बजट के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे विषय जो हमारे संकल्प पत्र में भी हमने कहे थे, वो भी बहुत सारे विषय हमने इस बजट के अंदर पूरे किए हैं, जिनको हम पूरा करेंगे कहा है। और एक बहुत बड़ी योजना जो हमारे खिलाड़ी हैं, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो खिलाड़ी अपनी प्रतिभा को दिखाते हैं, खिलाड़ी बीमा योजना लागू की है, कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और एक मेरे बहुत ही दिल को छूने वाला जो हमने कहा है कि युवाओं को नशे से बचाना है, उसके लिए अलग मैंने नशे की रोकथाम के लिए फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना की जाएगी, जिससे हमारा युवा नशे की तरफ न जाए। उसके लिए हमने अलग से बड़े उन युवाओं को कहा है और उसके अंदर हमने प्रावधान भी किए हैं। सीएम साहब स्टार्टअप के लिए आपने फंड्स का प्रस्ताव किया, तो उसमें वो क्या रूपरेखा होगी, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, क्या प्राइवेट पार्टी निवेशक बनेंगे या सरकार करेगी, किस तरह से? ये बिल्कुल इसके अंदर लिखा है, हम इसकी पूरी रचना योजना बना रहे हैं, इसमें बिल्कुल लिखा है तो आप उसके अंदर देखिए, क्योंकि इसकी रचना योजना पूरी बन रही है। जो 3,52,000 करोड़ का जो कर्ज है हरियाणा के ऊपर, जो भी प्रस्तावित किया आपने कुछ बताया, 3,52,000 करोड़ का कर्ज 31 मार्च 2000 ऐसा है, एक मिनट मैं इसके ऊपर कर्ज के ऊपर, क्योंकि हमारे मैंने पूरा उसके ऊपर मैंने बताया है स्पेशल ये कह करके कि हमारे जो विपक्षी दल के लोग हैं वो लगातार इस बात को उठाते हैं कि हरियाणा तो वही कर्जे में डूब गया, हाँ कर्जे में डूब गया। यहाँ तक बोलते हैं हमारे विपक्षी साथी कि जो बच्चा पैदा होगा उसके ऊपर 2 लाख रुपए का कर्ज लेकर के वो पैदा होगा, ये इस प्रकार की बात बोलते हैं। मैंने उनको बताया है कि 2014-15 में जब हमने प्रदेश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, उस समय जो कर्जा प्रदेश के ऊपर था, उस कर्जे के अंदर हमने 2024-25 में कमी की है, आप देख रहे हैं। हाँ उसमें कमी हुई है। हम देखिए, हमने उसके अंदर
काम भी किया है। एक मिनट आप बताइए। मैं एक बार ही बोल दूं। हाँ, एक मिनट, ये बड़ा सिंपल सा विषय है। अगर किसी स्टेज पे आपकी आमदन 10,000 रुपए थी, तो आपका खर्चा या आपके ऊपर जो भी देनदारियां हैं वो उसके मुताबिक होंगी। आज की अगर फर्ज करिए हमारी कैपेसिटी बढ़ गई, तो ये सारी रेशोज हैं, ये एब्सोल्यूट अमाउंट जब आप देखेंगे तो कंफ्यूजन है। अब आप एब्सोल्यूट अमाउंट देख रहे हैं कि जी 3,52,000, लेकिन आपको उस अमाउंट को देखना पड़ेगा कि वो कितनी परसेंटेज है हमारे जीडीपी का, या हमारे बजट साइज का कितने परसेंटेज है। उसी की FRBM एक्ट और फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया लिमिट्स उसी के लिए बनाता है, और वो लिमिट्स में हमें हमेशा उससे बहुत नीचे रहते हैं। 32.5 से 26-18 पे आप देखें कितना नीचे है। मुख्यमंत्री महोदय, CM साहब, मुख्यमंत्री महोदय, जी जी जी। इतना बढ़िया बजट आपने बढ़ा के पेश किया है, तो हमारे दो सवाल हैं जनाब। एक तो इस बजट में आप जैसे हरियाणा किसानों का प्रदेश है, खिलाड़ियों का प्रदेश है, उसके बाद और जो युवा छात्र उनके लिए क्या किया है कि उनको कुछ राहत मिले, जैसा कि अभी हिमाचल ने अपने बजट में कुछ राहत दी है किसानों को। पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है कि जो 2,05,017 करोड़ का जो बजट पेश किया, तो रिसोर्सेज आमदनी कैसे आपकी बढ़ेगी, ठीक है। और ये है, और एक सर ये कह रहा है कि अभी तक आपका बजट का हम लोग को किताबें नहीं मिला पढ़ने के लिए। ये है आपका बड़ा बजट, और किताबें नहीं मिला पढ़ने का, आपका सबके खुला साथ रखे हैं। देखिए, मैंने जब किसानों के लिए बजट का प्रावधान किया है, पूरी डिटेल के अंदर उसमें मैंने बात की है, विस्तृत चर्चा की है। अभी हम क्या करेंगे, हमने जो हमारा हॉर्टिकल्चर का किसान है उसके लिए क्या करेंगे, क्या संसाधन खड़े करेंगे, हमारा सरसों का किसान है उसके लिए क्या करेंगे, सूरजमुखी का किसान है उसके लिए क्या करेंगे, गन्ने का जो किसान है उसके लिए क्या करेंगे। मैंने डीपली चर्चा की है और उसके लिए बजट का प्रावधान किया है, ताकि किसान हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। हम लगातार किसान को सशक्त और मजबूत करने के लिए हमने यहाँ तक कि प्राणी प्रबंधन का भी जो पीछे, या फसल डाइवर्सन का भी, अगर वो धान से दूसरी फसल लगाता है उसका भी पैसा हमने बढ़ाने का इसके अंदर प्रावधान किया है। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर हाँ 7 का 8 किया सर, और जो 7 का 8 किया है, ये जो टोटल आप देखना चाह रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसमें बढ़ाया सर 19% वो बढ़ा। हाँ, ये जो मैंने वहाँ पर बताया है कि किसानों के लिए जो आवंटित राशि है 19.2% से बढ़ाकर 4,229.29 करोड़ रुपए, और बागवानी विभाग की आवंटित राशि 95.50% से बढ़ाकर 1,068.89 करोड़ रुपए, पशुपालन विभाग की आवंटित राशि 50.9% से बढ़ाकर 2,083.43 करोड़ रुपए, और मत्स्य पालन के लिए आवंटित राशि 144.40% से बढ़ाकर 218.76 करोड़ रुपए, डबल से भी ज़्यादा। हमने हर एक विभाग के अनुसार कृषि से संबंधित डबल से भी ज़्यादा हमने उसको किया। आपका ये पहला बजट था, उनमें जैसे आपने 11 बैठकें भी की, 11 अलग-अलग वर्गों से ऑनलाइन भी ली, सुझाव लिए, तो एक पहली दफ़ा आप पेश कर रहे थे, कैसा मतलब पेश करने के बाद नक्शा जाने की बजट में कैसा लगा आपको, क्या मतलब एक लबोलबाब जैसा रहा बजट? नहीं, देखिए, मैंने इसका जवाब दिया था शुरू में जब मैं बैठा था, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूँ कि ये बजट हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोगों के अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के ऊपर मजबूत उतरने वाला बजट है। हमने जो मैंने कहा है कि मेरे दिल को छूने वाला इसके अंदर
शिक्षा, स्वास्थ्य और हमारा उद्योग के साथ रोड्स हमारे टूटे नहीं होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसको प्राथमिकता दी है और आम व्यक्ति को यही बात चाहिए। और हमने अपने बजट के अंदर ये भी कहा है कि जो बिजली को लेकर के उसकी बिजली की क्षमता को बढ़ाने के लिए, और हमने जो हमारा गांव जगमग गांव योजना में जितने गांव हैं, जितने बचे हैं, उनके लिए भी अलग योजना लगाने की बात मैंने इस बजट के अंदर कही है कि ताकि हम हरियाणा प्रदेश के 100% गांव में 24 घंटे बिजली पहुंचा सकें। हर दृष्टि से अगर इस बजट को देखें तो ये प्रदेश के हर वर्ग के लिए एक गजब का बजट है जिससे लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा। एक मिनट, ये आपने जो रूपरेखा दी है विकसित हरियाणा विकसित भारत की, उसमें एक बात आपने कही है कि मिशन 2047 की बात की है, उसमें आपने $1 ट्रिलियन जीडीपी की बात कही है, 50 लाख रोजगार की बात की है। कौन सी वो फोकस एरिया होंगे जिससे ये जो लक्ष्य है उसे आप प्राप्त करने में मदद मिलेगी? देखिए, आपके सामने मैंने उद्योग के ऊपर बड़ी विस्तार से चर्चा की है कि हम 10 IMT, उसके लिए हमने ई-भूमि भी, लैंड पूलिंग भी और पार्टनर पूलिंग भी, तीनों के ऊपर हमने इसके अंदर बात कही है कि इसके लिए अगर किसी प्रकार से किसान उसके अंदर बीच में आना चाहता है तो हम सरकार तैयार है। और इन 10 जो हमने अलग अलग क्षेत्रों के अंदर IMT लगाने हैं, जल्दी ही उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। और आज हरियाणा का वातावरण इस प्रकार का है कि लोग दुनिया से हरियाणा के अंदर, चाहे हमारा रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर इस प्रकार का हो, क्योंकि हिसार के अंदर भी महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट वो चालू हो जाएगा अभी, जिसका मैंने जिक्र किया है। ये और का जो बजट हमने बढ़ाया ये बताओ। और उसके साथ साथ महाराजा अग्रसेन के साथ साथ जिस प्रकार का हरियाणा के अंदर रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हरियाणा के किसी भी कोने से आप 3 घंटे के अंदर दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं, आप 3 घंटे के अंदर जेवर एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच जाते हैं। ये रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हरियाणा के अंदर बना है कि आज दुनिया का हर इन्वेस्टर्स इस बात को वो लाइक करता है कि हरियाणा के अंदर अपना बिजनेस शुरू किया जाए, और इसके लिए हमने अलग से बड़ी प्लानिंग की। और इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लिए हमने 805 से 1800, इसके लिए हमने पहले एक मिनट इसके लिए हमने 805.75 करोड़ रुपए का प्रावधान था पिछली बार, जो अब बढ़ा करके 1848.12 करोड़ रुपए कर दिया है। परियोजनाओं को, लेकिन वो खर्च नहीं हो पाता, तो ऐसे में उसको भी जो है खर्च हो या फिर उस पर भी कोई इस तरह का प्रावधान किया गया कि बजट जो है पूरा खर्च किया जाए? नहीं, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। कई योजनाएं इस प्रकार की होती हैं कि हम घोषणा कर देते हैं, उसमें कोई लीगल अड़चन आ जाती है। जैसे SYL का हम हर बार बजट रखते हैं, उसका वो खर्च ही नहीं होता। खर्च कहाँ हो रहा है? वो सिंबॉलिक रखते हैं। इस प्रकार की दिक्कत, ऐसा नहीं है कि हम किसी योजना को बनाते हैं। और मैंने अपने इसके अंदर ये भी कहा है, बजट के अंदर भी कुछ ऐसी योजनाएं जो डबल भी हैं या कुछ प्रभावी नहीं है, उनका विलय किया है, और 20 हमने खत्म भी किए हैं। और आपको लगता है कि पंजाब भी इस तरीके का कोई प्रावधान जो है वो करेगा? ऐसा है, ये पंजाब वाले जाना क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, क्योंकि तो इलेक्शन लग गया। इंडस्ट्री का जो
आपने बोला है इंडस्ट्री को इसको मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके जा रहे हैं, अनिवार्य है क्या है? जो पुराने ऑर्गेनाइज जैसे आपने कहा ना यमुनानगर की इंडस्ट्री है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में लेके जा रही है शहरों से बाहर, तो उसको कोई मतलब अनिवार्य होगी या वॉलंटरी होगी? मतलब उनको बैन किया जाएगा, इसकी भी कोई सर संख्या है? आप लोग पढ़ लो, कोई टेक्निकल बात है तो फाइनेंस सेक्रेटरी क्लियर कर देंगे। संख्या एक मिनट आप माइक बंद करेंगे, 1 सेकेंड बंद कर। हाँ, आप बोलिए, उनको बोलिए। सर पहले तो आपने बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट दिया, उसके लिए मुबारकबाद हो। सर आपका बजट पूरा भी नहीं हुआ था, उससे पहले विपक्ष ने निशाना साधना शुरू कर दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कमेंट किया है और ट्वीट किया है कि झूठा जलावा है ये, खाली झोले वाला बजट है ये। सर क्या डर है, घबराहट है, क्या है? ये बिल्कुल घबराहट होगी क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में भारत ने गति से बदलाव आया है और जिसकी चर्चा आम व्यक्ति भी करता है, उसका परिणाम ये बजट है। उसको तो छलावा लग रहा है, कम से कम वो ट्वीट करने से पहले, मैं तो बोलता हूँ भी ट्वीट मास्टर है, ट्वीट करने से पहले उसने अपने 55 साल का कार्यकाल देख लेना चाहिए। 10 साल के साथ तुलना कर ले, वो करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? उसका 55 साल देश के ऊपर शासन हाउस के अंदर वो साझीदार भी रहा है कई बार, तो उसके ऊपर नजर डालनी चाहिए कि हमने भी बजट पेश किए हैं, किस प्रकार के बजट हुए हैं, देश ने कितनी गति से विकास हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हमारी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार जब बजट पेश करती है तो उसके बाद तीव्र गति से काम होते हैं। ये छलावा नहीं है, उसको लग रहा है, वो घबराया हुआ है। जी रेवेन्यू डेफिसिट आपका जो 23-24 में था वो 11,880 करोड़ था और 2024-25 में ये 17,817 करोड़ था। इस बार के बजट में जो एस्टिमेट है वो 20,599 करोड़ का है। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है? इस पे कोई रोड मैप है आपका कंट्रोल? देखिए इस सारे एक मिनट इसके ऊपर डिटेल के अंदर मैंने बात बताई है। अगर किसी भी माननीय पत्रकार महोदय को कोई भी जानकारी लेनी है हमारे अनुराग जी से, आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके अंदर मैंने सारा कुछ बोला है। नीचे जलपान की व्यवस्था है। जलपान के लिए आप चलिए। और सभी पत्रकारों से आग्रह है कि आप जलपान के लिए आमंत्रित हैं और रात को भोजन पे भी आमंत्रित हैं। और अगर कोई